हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का 16वें सेट का प्रैक्टिस करवाऊंगी। इससे पहले मैं 15 क्लास ले चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। आज 16वें का क्लास होगा और 16वां नंबर का क्लास होगा। और आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड की आवश्यकता। प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड की आवश्यकता, विद्यालय स्वास्थ्य, उद्देश्य कार्यक्रम और विद्यालय का वातावरण और नवजात की देखभाल। हमारा टॉपिक चूँकि छोटा छोटा है इसलिए हम लोग 3 टॉपिक आज कवर कर रहे हैं। कौन कौन सा? प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड की आवश्यकता, दूसरा है विद्यालय स्वास्थ्य, उद्देश्य कार्यक्रम और विद्यालय का वातावरण, और तीसरा होगा नवजात की देखभाल। तो पहला स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक चिकित्सा से जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। प्राथमिक चिकित्सा का क्षेत्र नहीं है। प्राथमिक चिकित्सा का क्षेत्र इसमें से कौन कौन सा नहीं होगा? तो बताइए कौन नहीं है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बुखार होने पर इलाज या प्राथमिक चिकित्सा का क्षेत्र नहीं है। किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था जरूर करना होता है कि चोटग्रस्त व्यक्ति को सम्यक इलाज कराने की स्थिति में लाने में लगने वाले समय में कम से कम नुकसान हो। तो चौथा ऑप्शन जो हमारा है, बुखार होने पर इलाज, यह प्राथमिक चिकित्सा का क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत में निम्न में से कौन सा असंगत है? प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत में निम्न में से कौन सा असंगत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रारूप प्रदर्शन। प्रारूप प्रदर्शन जो है यह असंगत है। प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत में प्रारूप प्रदर्शन को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि तुरंत चिकित्सा, रूप निर्णय और स्थिति वर्णन आदि को इसमें शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपचार के मूल तत्व में शामिल है। प्राथमिक उपचार के मूल तत्व में शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। रोगी को तत्काल चोट के कारण से दूर करना चाहिए, यह भी प्राथमिक उपचार के मूल तत्व में शामिल है। प्राथमिक उपचारक को डॉक्टर के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। घायल को जिस स्थिति में आराम मिले उसी में रखें। यह तीनों ऑप्शन जो है यह प्राथमिक उपचार के मूल तत्व में शामिल है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा के गुण कौन से नहीं हैं? तो इसमें देखिए कौन से गुण नहीं है प्राथमिक चिकित्सा के। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इलाज जो है यह प्राथमिक चिकित्सा के गुण नहीं है। व्यक्ति को अपनी कुशलता के आधार पर रोगी की चोट अथवा रोग आदि के विषय में आवश्यक जानकारी अधिक प्रश्न पूछे बिना ही प्राप्त करनी चाहिए। साधन कुशल व्यक्ति को अत्यंत साधन कुशल भी होना चाहिए, जिससे घटना स्थल पर उपलब्ध साधनों की सहायता से ही घायल का उपचार कर सके। प्राथमिक उपचार किट में क्या शामिल नहीं है? क्या है? प्राथमिक उपचार किट में क्या शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। जीवन रक्षक भी शामिल नहीं है, दर्द निवारक भी शामिल नहीं है और लक्षणात्मक राहत भी शामिल नहीं है। तो प्राथमिक चिकित्सा किट आपूर्ति और उपकरणों का संग्रह है जो प्राथमिक चिकित्सा के लिए प्रयुक्त होता है। प्राथमिक चिकित्सा किट विभिन्न सामग्रियों का बना होता है, जो इस पर निर्भर करता है कि किट को किसने संग्रहित किया और किस प्रयोजन से। अगला प्रश्न है बताते हैं, प्राथमिक चिकित्सा देने के नियम में कौन शामिल नहीं है? प्राथमिक चिकित्सा देने के नियम में कौन शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मेडिसिन। यह मेडिसिन जो है यह प्राथमिक चिकित्सा देने के नियम में शामिल नहीं है। एयरवे जो है यह श्वसन नली की जांच होता है। इसमें सबसे पहले इस बात की जांच करें कि व्यक्ति की श्वसन नली खुली है या नहीं। बी हो गया ब्रीथिंग। ये दूसरा नंबर जो ब्रीथिंग है यह बी से संकेत होते हैं इसको। एयरवे के बाद 5 से 10 सेकंड के लिए व्यक्ति की सांस की जांच करें।
और तीसरा हो जाएगा सर्कुलेशन, सी से सर्कुलेशन। तो नियम यही है हमारा, ये तीनों एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। ये चौथा जो है ये नियम नहीं है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मेडिसिन। अगला प्रश्न है अचेत हताहत के वायु मार्ग को कैसे खोलना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अचेत हताहत के वायु मार्ग को कैसे खोलना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिर झुकाव और ठोड़ी को लिफ्ट करके। अचेत हताहत की स्थिति में वायु मार्ग को खोलने के लिए सिर झुकाव और ठोड़ी जो होता है उसको लिफ्ट करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आप कब तक यह देखने के लिए जांच करेंगे कि कोई बेहोश व्यक्ति सामान्य रूप से सांस ले रहा है या नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 10 सेकंड से अधिक नहीं। 10 सेकंड से अधिक नहीं हम लोग जांच करेंगे कि कोई बेहोश व्यक्ति सामान्य रूप से सांस ले रहा है या नहीं। अगला प्रश्न है नक्सीर से रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? नक्सीर से रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कैजुअलिटी में नीचे बैठें, आगे झुकें और नाक के नरम हिस्से को चुटकी में लें। इससे नक्सीर से रक्तस्राव को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड से हमारा प्रश्न समाप्त हुआ। अब अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है विद्यालय के क्या क्या उद्देश्य हैं, उससे प्रश्न करते हैं। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा किसके लिए है? विद्यार्थी, एक मिनट, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा किसके लिए है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पूरी कक्षा को शामिल करने के लिए है। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा पूरी कक्षा को शामिल करना के लिए है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। छात्र केंद्रित शिक्षा कई शैक्षिक शिक्षण और समर्थन दृष्टिकोणों पर लागू होती है, जो व्यक्तिगत छात्रों के समूह और विशिष्ट सीखने की जरूरतों, रुचियों, प्राथमिकताओं या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से निपटती है। अगला प्रश्न है कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा का अनुमानित सहायक सामग्री नहीं है? कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा का अनुमानित सहायक सामग्री नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चित्र। स्वास्थ्य शिक्षा की सबसे अच्छा सामूहिक तरीका कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, प्रदर्शन। स्वास्थ्य शिक्षा का ऐसा साधन है जिससे कुछ विशेष योग्य एवं शिक्षित व्यक्तियों की सहायता से जनता को स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान तथा विशिष्ट व्याधियों से बचने के उपायों का प्रसार किया जाता है। इसमें प्रदर्शन एक बेहतर भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। स्वास्थ्य शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। स्वास्थ्य शिक्षा का मूल उद्देश्य दिमाग के लिए है, शरीर के लिए है और सामाजिक सरोकार के लिए है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी क्यों जरूरी है? स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जीवन बेहतर हो इसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी जरूरी है। अगला प्रश्न विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी समस्या कौन कौन सी है? विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी समस्या कौन कौन सी है? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4, कालाजार भी है, चिकनगुनिया भी है और डेंगू बुखार भी है। अगला प्रश्न है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम किसकी देन है? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम किसकी देन है? तो इसका उत्तर है स्वास्थ्य मंत्रालय की देन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की शुरुआत है। इसका उद्देश्य होता है स्कूल के बच्चों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्त करना।
अगला प्रश्न है, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विषयों की पहचान की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 11 विषयों की पहचान की गई है। एसएचपी के तहत कुल 11 विषयों की पहचान की गई है, जिनमें प्रजनन स्वास्थ्य और एचआईवी की रोकथाम भी शामिल है। स्कूलों में बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण के बारे में उचित जानकारी प्रदान करना, बच्चों के बीच स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देना, कुपोषित और एनीमिया से पीड़ित बच्चों की पहचान करना तथा बच्चों व किशोरों में रोगों का जल्द पता लगना, उनका इलाज करना, स्कूलों में सुरक्षित पेयजल के उपयोग को बढ़ावा देना। यह सब जो है हमारे 11 विषयों के अंदर आता है। तो इसमें बोल रहा है कि कितने विषयों की पहचान की है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत, तो 11 विषयों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम किसकी शुरुआत है? किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम किसकी शुरुआत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना की शुरुआत है। किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना की हिस्सा है। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। स्कूलों में बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण के बारे में उचित जानकारी प्रदान करना, यह भी होगा, और बच्चों के बीच स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देना। यह उपरोक्त दोनों, ऊपर में जो भी दोनों हैं, यह दोनों किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य हैं। अगला है, किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम का समन्वय कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एनसीईआरटी करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी का क्या फुल फॉर्म है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इस कार्यक्रम का समन्वय करती है और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुरूप युवाओं के समग्र विकास की दिशा में कार्य करती है। और भारत में, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले मध्याह्न भोजन की शुरुआत हुई थी? भारत में सबसे पहले मध्याह्न भोजन की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 15 अगस्त 1995। मध्याह्न भोजन स्कीम देश की 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी। वर्ष 1997 से 98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अब हमारा अगला टॉपिक है नवजात की देखभाल। नवजात की देखभाल से देखिए, बच्चों को पीसेफायर कब देना चाहिए? बच्चों को पीसेफायर कब देना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जब बच्चा बिल्कुल ही शांत ना हो तब। जब बच्चा बिल्कुल ही शांत ना हो तब बच्चों को पीसेफायर देना चाहिए। जब बच्चा रोना शुरू करे तो धीरे से हिलाने और गाने या फिर लोरी गाने से भी मदद मिल सकती है। यदि वह काम ना करे तो उन्हें एक पीसेफायर दीजिए। अगला प्रश्न है, बच्चों को एक दिन में कितना मिनट पेट के सहारे लेटना चाहिए? बच्चों को एक दिन में कितना मिनट पेट के सहारे लेटना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 15 से 20 मिनट। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों को एक दिन में 15 से 20 मिनट पेट के सहारे लेटना चाहिए, जबकि कुछ यह कहते हैं कि आपको अपने बच्चे को दिन के अलग अलग समय 5 मिनट तक पेट के सहारे लिटाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है 15 से 20 मिनट तक एक बच्चा को पेट के सहारे लेटना चाहिए। नवजात शिशु को कितने घंटे में स्तनपान कराया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 2 से 3 घंटे में नवजात शिशु को स्तनपान कराया जाना चाहिए। एक नवजात शिशु को हर 2 से 3 घंटे में स्तनपान करवाया जाना चाहिए, जिसका मतलब है कि आपको 24 घंटे में उसे 8 से 12 बार स्तनपान कराने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, शिशु को जन्म के बाद पहले कितने महीनों तक केवल माँ का दूध ही पिलाना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 6 महीनों तक। शिशु को जन्म के बाद
पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। माँ का दूध केवल पोषण ही नहीं, जीवन की धारा है। इससे माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिशु को पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान पर ही निर्भर रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए माँ का दूध क्यों जरूरी है? बच्चों के लिए माँ का दूध क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पोषक तत्व के कारण। पोषक तत्व के कारण बच्चों के लिए माँ का दूध जरूरी है। माँ के दूध में महत्वपूर्ण पोषक तत्व और एंटीबॉडी होते हैं जो कि बच्चे के स्वस्थ रहने और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। माँ के दूध में पोषक तत्व और एंटीबॉडी होते हैं जो कि बच्चे के स्वस्थ रहने और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। स्तनपान शिशु के लिए संरक्षण और संवर्धन का काम करता है। नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक शक्ति नहीं होती है। माँ के दूध से यह शक्ति शिशु को प्राप्त होती है और माँ के दूध से आए साधारण जीवाणु बच्चे की आंत में पनपते हैं और रोगाणुओं से प्रतिस्पर्धा कर उन्हें पनपने नहीं देते हैं। तो इसलिए बच्चों के लिए माँ का दूध जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों को हर बार कितनी मात्रा में दूध पिलाया जाना चाहिए? बच्चों को हर बार कितनी मात्रा में दूध पिलाना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 60 से 90 मिलीलीटर। यदि स्तन का दूध शिशु को नहीं दिया जा सकता तो शिशु को डॉक्टर द्वारा सुझाया गया फार्मूला दूध दें। बच्चे को हर बार दूध पिलाए जाते समय 60 से 90 मिली फार्मूला दूध मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्पंज स्तनपान स्पंज स्नान क्या है? स्पंज स्नान क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, गुनगुने पानी से स्नान। पहले महीने में नवजात शिशु की देखभाल का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि नाभिरज्जु के बचे हुए भाग की देखभाल करना। शुरुआती 2 से 3 हफ्तों के लिए अपने शिशु को स्नान के बजाय गुनगुने पानी से उसे स्पंज स्नान दें। अगला प्रश्न है, नाभिरज्जु के बचे हुए भाग के सूखने और गिरने के बाद सप्ताह में शिशु को कितनी बार नहलाना शुरू करना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 से 3 बार। नवजात शिशु को नहलाना एक नाजुक काम है। आपको नाभिरज्जु के बचे हुए भाग के सूखने और गिरने के बाद सप्ताह में 2 से 3 बार शिशु को नहलाना शुरू करना चाहिए। और हमारा अंतिम प्रश्न है, बच्चों को दिन में कितने घंटे सोने की आवश्यकता होती है? बच्चों को दिन में कितने घंटे सोने की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 16 घंटे। नवजात शिशु को पहले 2 महीने में एक दिन में लगभग 16 घंटे सोने की आवश्यकता होती है। वे आम तौर पर यदि वो भूखे या गीले होते हैं तो जाग जाते हैं, लेकिन 16 घंटा उनको सोने की आवश्यकता होती है। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एनएम बहनों के पास यह वीडियो जा सके और उन्हें इस वीडियो का लाभ हो सके। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।